बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में ख़ुद को महफूज किया हुआ होगा और सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है, तो इसके अंदर अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है वो ख़ासकर फ़ैशन के लिए पतले कपड़े और कुछ इस तरह की चीज़ें पहनते हैं जिससे उनको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए बेटा, फ़ैशन अपनी जगह पे, लेकिन सर्दी से बचाओ और सर्दी से बचाव की तदाबीर ये अपनी जगह पे और ये अपनानी चाहिए और ये अच्छी बातों के अंदर कंसिडर होती हैं। तो आइए बेटा, हम केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था और उसके अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले हमने स्टडी किया, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। इसी तरह नेक्स्ट हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को। आज जो हमारा लास्ट फंडामेंटल पार्टिकल है उसकी डिस्कवरी कब हुई और कैसे हुई, वो है न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बेसिकली आज हमारा टॉपिक है। बेटा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ क्यों जाया गया और वजह क्या थी, उसकी बेसिक रीज़न क्या थी? वो रीज़न ये थी कि जब हम एटॉमिक मास मेजर करते थे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद से सिर्फ एटॉमिक मास का पता नहीं चल सकता था। जब एटॉमिक मास का पता इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से नहीं पता चल सकता था तो उनको लगा कि कुछ ऐसा पार्टिकल, कुछ ऐसी चीज़ अभी भी बाकी है जिसका हमें इल्म नहीं है। तो रिसर्चेस जारी रही, स्टडीज़ जारी रही। तो 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। 1920 के अंदर 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया किसको जी? न्यूट्रॉन को। उसके बाद 1920 के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको चैडविक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। चैडविक एक केमिस्ट था और उसने फिजिस्ट था। उसने ये डिस्कवर किया प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को। कैसे डिस्कवर किया? एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके नतीजे के अंदर हमें पता चला कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी एटम में मौजूद हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मैस तो होगा लेकिन चार्ज कोई नहीं होगा। कैसे स्टार्ट किया उसने कहा कि हमारे पास एक पोलोनियम मेटल है, इसको रेडियो एक्टिव मेटल भी कहते हैं। कौन सी मेटल है जी? पोलोनियम, PO। रेडियो एक्टिव मेटल है। रेडियो एक्टिव मेटल से क्या मुराद होता है? ऐसी मेटल जो रेडिएशन खारिज करती है, रेडियो एक्टिव कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिव कहलाती है। ऐसी बहुत सारी मेटल हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो पोलोनियम बेसिकली, जब इसका हम रिएक्शन देखते हैं पोलोनियम का, तो पोलोनियम रेडिएशन खारिज करती है और रेडिएशन अल्फ़ा पार्टिकल्स, कौन सी जी? अल्फ़ा पार्टिकल खारिज करती है। अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अक्सर कहा जाता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स आर न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियाई क्यों हैं? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज और उसका मैस सेम हीलियम के न्यूक्लियाई की तरह होता है। हीलियम के ऊपर चार्ज कितना होता है जी? 2, और इसका जो एटॉमिक नंबर है हीलियम का, और उसके बाद इसका मैस कितना होता है? इसका मैस है जी 4। सेम इसी तरह यहाँ पे भी हीलियम का जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उसका मैस भी 2 और 4 था, तो इसको हमने अल्फ़ा पार्टिकल कह दिया। ये बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। कौन से हैं जी? अल्फ़ा पार्टिकल्स। अच्छा बेटा, अल्फ़ा पार्टिकल्स जब पोलोनियम से निकलते हैं तो पोलोनियम का जो एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर है वो है 216 और 84। 216 एटॉमिक मैस है और 84 इसका एटॉमिक नंबर है। और जब इसका हम देखते हैं, ये जब अपने अंदर से क्या खारिज करता है? अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल खारिज होने से इसका 4 एटॉमिक मैस कम हो गया। एटॉमिक मैस बच गया 212। 212। अब 212 एटॉमिक मैस वाली चीज़ यही पोलोनियम नहीं होगी, बल्कि एक नई चीज़ बन जाएगी, और वो क्या है? लेड, PB। ठीक है जी। और इसका एटॉमिक मैस कितना, एटॉमिक नंबर कितना कम होगा? 84 में से 2 गए तो 82। तो ये आपके पास क्या बच गया जी? ये आपके पास लेड बच गई। क्या बच गया? लेड। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूस हुए इससे क्या उन्होंने काम लिया। यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल उसने प्रोड्यूस करवाए और बेरिलियम मेटल के ऊपर बम्बार्ड करवाए। किसके ऊपर? बेरिलियम मेटल के ऊपर।
बेरिलियम मेटल को अगर मैं यहाँ पे तो पहले डायग्राम में आपको दिखा दूँ, फिर उसके बाद इसका फार्मूला भी लिखते हैं। जैसे ही हीलियम के पार्टिकल्स, हीलियम की न्यूक्लियाई या अल्फा पार्टिकल्स ने बम्बार्ड किया बेरिलियम को, तो बेरिलियम में से ऐसे पार्टिकल निकले, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, कि जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। कैसे पता चला? ये चार्ज डिटेक्टर हमारे पास मौजूद है। ये क्या है? चार्ज डिटेक्टर। चार्ज डिटेक्टर बेटा बताता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये चार्ज डिटेक्टर के पास गए तो चार्ज डिटेक्टर की ये जो सुई है यहाँ पे, ये उसी जगह ही रही, हिली ही नहीं। तो जब इसने हरकत नहीं की तो इससे क्या पता चला हमें कि यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था। तो ये आपके पास जो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मैस रखते हैं, ये पार्टिकल हमारे पास न्यूट्रॉन्स कहलाए। क्या कहलाए जी? न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ से इनकी डिस्कवरी हुई। और यही अगर मैं इक्वेशन लिखूं कि ये कैसे कैसे पोलोनियम के हीलियम के न्यूक्लियाई निकलते हैं, हीलियम 4 2 प्लस बेरिलियम, बेरिलियम का अटामिक मैस 9 और 4 अटामिक इसका नंबर है। उसके बाद अगर ये आप देखते हैं कि जैसे ही इसके ऊपर बम्बार्डमेंट होती है तो ये चेंज हो जाती हैं किस चीज़ के अंदर? कार्बन के अंदर। +9 और 4 12, 13 बनता है, और 12 हमने लिखा है क्योंकि एक पार्टिकल निकल रहा है जिसका मैस 1 है, वो अभी हम देखते हैं आगे। 2 और 4 6। तो यहाँ पे आगे जब चल के देखते हैं, इसमें से हमने कहा था एक पार्टिकल निकलता है, ये न्यूट्रॉन पार्टिकल है बेसिकली। इसका मैस तो है लेकिन चार्ज इसका 0 है, चार्ज इसका 0 है। तो यहाँ से हमें पता चला ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन थी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये बेरिलियम के ऊपर जब 9 अटामिक मैस था तो इसका अटामिक मैस चेंज हुआ है। ये एलिमेंट क्यों चेंज हो गया? ये एलिमेंट क्यों चेंज हो गया बेटा? इसकी वजह सुनिएगा। जो जिस एलिमेंट का हमने नाम दिया है ना, कि उसकी शक्ल हमने नहीं देखी हुई, हमने जस्ट उसका अटामिक नंबर देखा है और उसका अटामिक मैस देखा है। जिस चीज़ का अटामिक मैस 12 होगा, अटामिक नंबर 6 होगा, हम उसको कार्बन कह देंगे, चाहे वो जिस हालत के अंदर भी हो। इसी तरह जिस चीज़ का अटामिक मैस 9 होगा, अटामिक नंबर 4 होगा, उसको हम बेरिलियम कह देंगे। ठीक है। तो जब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई गई तो ये क्या बन गया? कार्बन बन गया। और साथ में कौन से पार्टिकल रिलीज हुए? न्यूट्रॉन, न्यूट्रल पार्टिकल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इनको हमने न्यूट्रॉन कहा है। उसके बाद बेटा अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जिस तरह लास्ट टाइम हमने बाकी जितने भी रेज थी, पार्टिकल्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, सेम यहाँ पे भी इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी है कैन नॉट आयनाइज गैसेस, कैन नॉट आयोनाइज गैसेस। गैस को आयोनाइज नहीं करा सकता। क्या मतलब है? गैस को आयोनाइज बेटा इसलिए नहीं करा सकता क्योंकि ये बेसिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल से क्या मुराद है? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो किसी को चार्ज दे सकता है या किसी का चार्ज ले सकता है? नहीं। तो ये आयोनाइज नहीं करवा सकते, आयोनाइज नहीं करवा सकते। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि फ्री न्यूट्रॉन डिकेज, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एमसी शॉर्ट क्वेश्चन भी है। फ्री न्यूट्रॉन डिकेज, बेटा जो फ्री न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिके कर देते हैं अपने आप को। डिके का मतलब क्या होते हैं कि अपनी शक्ल तब्दील कर देते हैं, किसी और चीज़ के अंदर तब्दील हो जाते हैं। तो फ्री न्यूट्रॉन डिके करते हैं। किस चीज़ के अंदर डिके करते हैं ये हमने देखना है। न्यूट्रॉन, ये देखिएगा फ्री न्यूट्रॉन, याद रखिएगा कौन सा? फ्री न्यूट्रॉन। हमेशा आपने याद रखना है कि फ्री न्यूट्रॉन ही डिके करता है। जिस किसी एटम का न्यूट्रॉन होगा तो वो डिके नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा? जो फ्री होगा, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा। तो फ्री न्यूट्रॉन किस में डिके होता है? एक प्रोटॉन बनाता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का आपको पता है एक मैस है और +1 चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मैस 0, इलेक्ट्रिनो, इलेक्ट्रिनो है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, और -1 चार्ज, प्लस न्यूट्रिनो, सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रिनो, इसका मैस भी नहीं है और उसके ऊपर चार्ज भी नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर ये तीन चीज़ें कैसे पैदा हो गई हैं न्यूट्रॉन से? ज़रा देखिएगा, जब आप दोबारा निकालते हैं क्या वाकई वही चीज़ बनती है? इनको ज़रा प्लस करें, 0, -1 और +1, -1 और +1, क्या आंसर आएगा? 0। तो ये आपके पास 0 बन गया कि नहीं बन गया? एटॉमिक
जो नीचे एटॉमिक नंबर दिया गया है ये क्या बन गया है 0, क्योंकि ये चार्जेस हैं। और ऊपर देखिए एटॉमिक मास 0 + 1, क्या आंसर आया 1। तो एक न्यूट्रॉन से ये 3 चीज़ें प्रोड्यूस हो गई। ये पार्टिकल्स तो हैं लेकिन कोई मैसलेस है, कोई चार्जलेस है, तो ये 3 किस्म के पार्टिकल पैदा होते हैं ऑन डिकेइंग ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जब डिके होता है तो 3 पार्टिकल कौन कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रिनो और न्यूट्रिनो। ठीक हो गया। तो ये आपके पास पार्टिकल पैदा होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है हाई पेनिट्रेटिंग पावर। हाई पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेट किसको कहते हैं जी, बायो के अंदर अक्सर ये वर्ड आपने पढ़ा होगा। पेनिट्रेट कहते हैं किसी चीज़ के अंदर दाखिल हो जाना। क्या हो जाना, दाखिल, क्योंकि ये हाईली स्पीडी रेज होती हैं किसकी, न्यूट्रॉन्स की, तो ये पेनिट्रेट कर जाते हैं किसी न किसी सरफेस के अंदर। तो पेनिट्रेशन की इनके अंदर पावर होती है, किसी सरफेस के अंदर ये पेनिट्रेट इजीली कर सकते हैं। खासकर जो आपके पास पैराफिन्स हैं, पैराफिन्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। पैराफिन हम कहते हैं अल्केन्स को, किसको, अल्केन्स को। अल्केन्स के लिक्विड हैं उनके अंदर ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, अंदर दाखिल हो जाते हैं, सरायत कर जाते हैं। फिर उसके बाद फास्ट एंड स्लो न्यूट्रॉन्स, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्ट एंड स्लो न्यूट्रॉन्स। बेटा ये 2 किस्म के न्यूट्रॉन्स हैं, फास्ट एंड स्लो। जो स्लो न्यूट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, और फास्ट न्यूट्रॉन के इतने ज़्यादा यूजेस नहीं हैं। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि ये फास्ट न्यूट्रॉन है और ये स्लो न्यूट्रॉन है? तो एक क्राइटेरिया है 1.2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका ये चार्ज होगा उसको हम कहेंगे फास्ट न्यूट्रॉन। क्या कहेंगे जी, फास्ट न्यूट्रॉन। ठीक है जी। और जो लेस देन 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन्स। क्या कहलाएंगे जी, स्लो न्यूट्रॉन्स। तो ये आपको याद रखना है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास स्लो न्यूट्रॉन्स हैं 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो कम होंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियर रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं, कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शन। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन है उनके अंदर ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, उनको करवाने के अंदर या उनको जारी रखने के अंदर। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, वो कहते हैं एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर जब न्यूट्रॉन उसके ऊपर बम्बार्ड किए जाते हैं तो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है बोरॉन के अंदर, प्लस उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बोरॉन और अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, हीलियम की न्यूक्लियाई। ये न्यूट्रॉन है 1 + 0, मैंने कहा नाइट्रोजन के ऊपर आप बम्बार्ड कराएं, नाइट्रोजन 14 और 7, ऐसी है 14 और 7, इसका एटॉमिक मास 14 है और एटॉमिक नंबर क्या है, बोरॉन, बोरॉन हो गया 11 और ये 5 प्लस हीलियम 4 और 2। अब ये देखें दोबारा 4 11 हो गया 14 और 1 15, 2 और 5 7 और ये 1 7 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये बोरॉन पैदा हो गई है और साथ क्या पैदा हुआ है, अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं जिस तरह हमने अभी देखे हैं। तो ये हुआ क्या है बेसिकली, यहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्टर्ब किया है। जो है ना न्यूट्रॉन्स, मैंने कहा उनकी पेनिट्रेटिंग पावर है, पेनिट्रेट कर जाते हैं। जब पेनिट्रेट कर गए तो इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्टर्ब कर दिया। किसको डिस्टर्ब किया, न्यूक्लियस को जब डिस्टर्ब किया तो न्यूक्लियस से रेडिएशन खारिज होती हैं। जब रेडिएशन खारिज होती हैं तो ये देखें अल्फ़ा पार्टिकल्स ये बेसिकली रेडिएक्टिव एलिमेंट की हैं कि ये रेडिएशन खारिज हो गई हैं और ये बोरॉन के अंदर तब्दील हो चुका है। वैसे कोई एलिमेंट जनरली नॉर्मली तौर पर अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव नहीं होता। हाँ, अगर उसके न्यूक्लियस के अंदर तवाज़ुन बिगड़ जाए, याद रखिएगा कोई भी एटम रेडियो एक्टिव कब होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की एक ख़ास रेशो है, अगर उस रेशो को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो बेटा वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है,
रेडियो एक्टिव। कोई आपसे पूछे कि कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव क्यों है, ये रेडिएशन क्यों खारिज करता है, उसकी वजह सुन लें कि उसके न्यूक्लियस के अंदर एक तवाज़ुन होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के दरमियान। अक्सर तो बराबर होते हैं, कई दफ़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ज़्यादा हो जाए तो वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव हो जाता है। और क्यों रेडियो एक्टिव होता है, कोई वजह बता सकता है आप में से मुझे? याद रखिएगा ये क्यों का आंसर कि क्यों रेडियो एक्टिव होता है, कोई एटम क्यों रिएक्टिव होता है, क्यों नॉन रिएक्टिव होता है, क्यों रिएक्शन नहीं करता, ये सारी क्यों के जवाब एक ही बात के अंदर हैं। और वो बात क्या है कि ये अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, ये अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। कोई एटम जल्दी क्यों रिएक्शन कर जाता है, इसलिए कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो डिस्टर्ब हो जाए तो वो रेडियो एक्टिव हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो चाहता है कि मेरे अंदर से रेडिएशन निकल जाए और मैं स्टेबल बन जाऊं। मैं क्या बन जाऊं? स्टेबल बन जाऊं। अभी हमने देखा था पोलोनियम है, ये रेडियो एक्टिव क्यों है? अब ज़रा देखिए 84 इसके अंदर प्रोटॉन है, 84 के अंदर जमा करें 216 जवाब आए तो क्या कितने जमा करेंगे? 100 से भी ज़्यादा, 100 से ज़्यादा न्यूट्रॉन है इसके अंदर। तो मतलब क्या है, इनके दरमियान जो तवाज़ुन है वो बिगड़ा हुआ है, तो ये रेडिएशन खारिज कर रहे हैं। रेडिएशन खारिज क्यों की है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ज़रा देखिएगा, ये आप देखिए हीलियम के न्यूक्लियाई निकल गए सॉरी यहाँ से, जिसको अल्फा पार्टिकल कहा हमने, और लेड बन गए, लेड इज स्टेबल। अब लेड के अंदर क्या हो रहा है, ये रेडिएशन खारिज नहीं कर रहा आसानी से। तो बेटा ये वजह होती है कि कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव क्यों होता है। इसका आंसर उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़हनों में बैठ चुका होगा। तो अब देखिए नाइट्रोजन वैसे रेडियो एक्टिव नहीं था, हमने कैसे रेडियो एक्टिव बनाया इसके ऊपर? नाइट्रोजन न्यूट्रॉन की बौछार करवा के। ठीक हो गया। फिर आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर। वो कहता है कॉपर। कॉपर जो है ना, उसके ऊपर अगर आप न्यूट्रॉन्स की बौछार कराएं, कॉपर 65 एटॉमिक मास है इसका और 29 एटॉमिक नंबर है, 29। वो कहता है जब इसके ऊपर आप न्यूट्रॉन की बौछार करवाएंगे तो ये रेडियो एक्टिव बन जाती है। क्या बन जाती है? रेडियो एक्टिव। 66 और 29 प्लस कुछ और भी होता है, गैमा रेडिएशन खारिज होती हैं, गैमा रेडिएशन, इनको हम कहते हैं गैमा रेडिएशन। बेटा याद रखिएगा, गैमा रेडिएशन ये अल्फा रेडिएशन है जिसको हीलियम कहा, इस पर प्लस चार्ज होता है। बीटा रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। गैमा रेडिएशन जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, जिस तरह न्यूट्रॉन थे, इनको हमने क्या कहा? गैमा रेडिएशन। तो ये गैमा रेडिएशन खारिज होती हैं और साथ कॉपर बन जाता है। कौन सा? ये आपके पास 66 कॉपर। एक बात याद रखिएगा, 65 कॉपर इज अ स्टेबल कॉपर। क्या है? स्टेबल है। लेकिन जैसे ही ये 66 बनता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है, ये रेडियो एक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? रेडियो एक्टिव। आइए देखते हैं ये कैसे रेडियो एक्टिव बनता है। ये कॉपर का जब ये रेशो डिस्टर्ब हो गई है, ये भी किसने की है? न्यूट्रॉन के एडिशन की वजह से ये बन गया है 66 और ये 29। वो कहते हैं कि ये खारिज करता है बीटा रेडिएशन और बना देता है जिंक। जिंक का जो है 66 30 जी 30 प्लस बीटा रेडिएशन जिसको हमने इलेक्ट्रॉन कहा हुआ है -1 इसके ऊपर बीटा। ठीक हो गया, ये बीटा रेडिएशन है। एक बात याद रखिएगा, आप कहेंगे कि सर इसका एटॉमिक मास बढ़ क्यों गया है, एटॉमिक मास बढ़ क्यों गया है? ज़रा देखिएगा कि ये जो कॉपर है इसके ये 29 इसका एटॉमिक मास था और सॉरी एटॉमिक नंबर था, अब 30 हो गया। तो बीटा रेडिएशन निकलने से अब ज़रा देखिएगा -1 करें इसमें से तो दोबारा 29 बन जाता है कि नहीं बनता? बन जाता है। तो ये जो एक ऐड हुआ है, ये जो 30 के अंदर एक ऐड हुआ है, ये कैसे ऐड हुआ है, इसका आंसर आपने करना है मुझे। ठीक है, यहाँ तो समझ आ गई, -1 होगा तो इसमें दोबारा 99 बन जाएगा, लेकिन ये 30 क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, इसका आंसर आप कीजिएगा मुझे। ठीक हो गया, चलें जी आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। लास्ट वन जो इसकी प्रॉपर्टी है वो सुन लें, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी बेटा याद रखिएगा, जितनी भी आपकी आजकल कैंसर की ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट कई तरीक़ों से हो सकती हैं,
ख़ासकर कैंसर की ट्रीटमेंट जो रेडिएशंस के ज़रिए होती है, वो रेडिएशन भी इसी तरीके से पैदा हो रही हैं। और मिसाल के तौर पर कैंसर की जगहों के जहाँ पे कैंसरस सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना होता है तो रेडिएशंस यूज़ की जाती हैं, और रेडिएशन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए से यूज़ की जाती हैं। और मैक्सिमम कॉपर भी इसमें यूज़ होता है, कॉपर जो कोबाल्ट यूज़ होता है। तो उसको जब रेडियो एक्टिव बनाया जाता है उसके लिए उसके तरीक़ाकार भी यही होता है कि न्यूट्रॉन उसके ऊपर बम्बार्ड कराए जाते हैं, वो रेडियो एक्टिव बन जाती है, वो रेडिएशन खारिज करती है, वही रेडिएशन हमारे जिस्म के अंदर से कैंसरस सेल को तबाह कर देते हैं। बेटा यहाँ तक ये थी न्यूट्रॉन की दरियाफ्त और उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, वॉइस रिकॉर्ड सेंड करें ताकि हम आपको आंसर कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रही है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ आपको मेरे जहन में बातें होंगी तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक यू वेरी मच।